नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया है और 6 प्रैक्टिस सेटों में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और 7वें प्रैक्टिस सेट में भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा है। जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूकेएसएससी के हों या यूकेपीएससी के हों, उन एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो उन प्रश्नों को भी कहीं न कहीं हमने शामिल किया है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, एटकिंसन के अनुसार कुमायूँ में एटकिंसन के अनुसार कुमायूँ में चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? तो किसमें मिलता है? तारीख़-ए-दाऊदी में मिलता है भैया। तारीख़-ए-दाऊदी में भैया जो एटकिंसन के अनुसार कुमायूँ में चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस समय दिल्ली में हुमायूँ पराजित हो चुका था भई और यहाँ पर एक नया वंश बन चुका था और वह वंश था भई सूर वंश और जो शेरशाह सूरी के नेतृत्व में बना था भई। सूर वंश का विरोध खवास खान कर रहा था भई, जो भागकर कहाँ पर आ गया था? तो कुमायूँ में आ गया था और उसको शरण भैया चंद वंश के शासक मानिक चंद के द्वारा दिया गया था। और इस बात की जानकारी हमें किसमें मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमें तारीख़-ए-दाऊदी में दी गई है भई। और मानिक चंद के अगर शासनकाल की बात करें तो 1533 से लेकर कब तक भई? 42 तक मानिक चंद का हमें शासनकाल देखने को मिलता है भई। तो ये बात हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, तो जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है भई, तो गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर व शादी के समय लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो जो शुभ अवसर और शादी के समय जो कर लिया जाता था उसको हम कहते हैं भई टीका भेंट कर। क्या भई? टीका भेंट कर के नाम से हम जानते हैं भई। पुगाड़ी कर की बात करें तो पुगाड़ी कर एक भूमि कर था और इसी टैक्स से भैया सैनिकों को क्या दिया जाता था भई? तो वेतन भी दिया जाता था। पगड़ी कर की बात करें तो पगड़ी कर भैया ज़मीन को खरीदने वाला जो व्यक्ति सरकार को क्या देता था भई? टैक्स के रूप में देता है भई, उसको क्या कहते हैं भई? पुगाड़ी कर कहते हैं भई। टान कर की बात करें तो ये भोटिया हिंदू बुनकरों से भैया क्या लिया जाता था भई? ये कर लगता था किन पे भई? भोटिया हिंदू बुनकरों पर ये कर लगता था। यह एक प्रकार का कपड़ा कर भी कहलाता था भई। और मिझारी कार की बात करें तो मिझारी जो कर था ये शिल्प कर्मियों पर या ब्राह्मणों पर लगता था भई। कौन-सा कर? तो मिझारी कर लगता था भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया भैया? तो इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा भई? तो प्राकृत भाषा में देखने को मिलती है। इस शिलालेख की खोज भैया कब होती है? तो 1860 में। कब खोज की जाती है इस शिलालेख की? तो 1860 में खोज की जाती है और किसके द्वारा? फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज की गई है भई। जिनको हम जॉन फॉरेस्टर के नाम से भी जानते हैं भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, कत्तूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है अभी? तो इसको हम कर्मांत कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? तो इसको हम कर्मांत के नाम से जानते हैं भैया। कत्तूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं भई? तो कर्मांत कहते हैं भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सोमचंद के आगमन के समय कुमायूँ में किस नरेश का आधिपत्य था भई? ठीक है, जब सोमचंद का आगमन हुआ तो कुमायूँ में किस नरेश का आधिपत्य था? तो इस समय भई ब्रह्मदेव का। किसका भई? ब्रह्मदेव का आधिपत्य था भई। चंद्रवंश की स्थापना अजयपाल के भैया, ठीक है, अजयपाल के द्वारा कब किया गया भई? चंद्रवंश की स्थापना 1025 में। किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा भई माना जाता है। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार भैया 700 ईस्वी में मानते हैं और जो कि एक प्रमाणिक तिथि है भैया। सोमचंद के द्वारा चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी भाई? 700 ईस्वी में। अजयपाल के द्वारा 1025 में की गई थी और एटकिंसन के द्वारा 1953 में की गई है और बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ये कब? 700 ईस्वी में बेस को प्रमाणित भी माना गया है भाई। सोमचंद के द्वारा चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में की गई
और कहा जाता है जब हुमायूं के चंपावत में आया तो उस समय ब्रह्मदेव का शासन था। ब्रह्मदेव कतूरी शासक है। कहा जाता है ब्रह्मदेव सोमचंद से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया भाई, सोमचंद से कर दिया। और चंपावत का इलाका भैया क्या कर दिया, शासन के लिए किसे दे दिया भाई, तो सोमचंद को दे दिया। इसी इलाके में भैया चंद्रवंश की स्थापना होती है। और राजबुग्गा किला भैया कहाँ है, तो चंपावत में है। और किसके द्वारा राजबुग्गा किले को बनाया गया, तो सोमचंद के द्वारा राजबुग्गे किले का निर्माण किया गया है भाई। तो ये पॉइंटें हमें पहले इस वाले क्वेश्चन से याद रखनी है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें तो गंगोत्री भैया किसका, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था भाई, तो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर अमर सिंह थापा के द्वारा बनवाया गया था भाई। गोरखा सरदार अमर सिंह थापा के द्वारा गंगा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था भाई। महावीर थापा के द्वारा 1796 में, ठीक है, किसके 1796 में किसके द्वारा, महावीर थापा के द्वारा चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था भाई। और अमर सिंह थापा के द्वारा 1804 में, ठीक है, किसके, अमर सिंह थापा के द्वारा 1804 में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था भाई। तो ठीक है, ये पॉइंटें भी याद रखने हैं। और इसका आंसर क्या हो गया भाई, तो अमर सिंह थापा इसका आंसर हो गया भाई। अमर सिंह थापा की बात करें तो गढ़वाल और कुमायूं में सर्वोच्च पदाधिकारी था, जो गोपाल किसके भैया, नेपाल दरबार के द्वारा इस बात को कहा गया है भाई। नेपाल दरबार के द्वारा इसको भैया क्या कहा गया है, काजी के नाम से भी सम्मानित किया गया है। किसको, अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा के पुत्र का नाम क्या था भाई, तो रणजोर सिंह थापा था। ठीक है, अमर सिंह थापा के पुत्र का नाम रणजोर सिंह थापा था। रणजोर सिंह थापा की तारीफ मौलाराम के द्वारा की जाती है। इन्हीं के द्वारा रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो रणजोर सिंह थापा को भैया दानवीर कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो मौलाराम के द्वारा दी गई है भाई। तो ये बातें हमें याद रखनी है इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, झाली देवी की पूजा पत्ती की पांडुलिपि किसकी भैया, झाली देवी की पूजा पत्ती की पांडुलिपि का पता भैया लगाया भाई, किसने लगाया था, तो ये जो लगाया था डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच के द्वारा। किसके भाई, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने भैया इसका पता लगाया था भाई। यशवंत सिंह कटोच को 2024 में शिक्षा व साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार भैया दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, तो गढ़वाल चित्रशैली सर्वेक्षण, उत्तराखंड की सैन्य, ठीक है, उत्तराखंड की क्या है भैया, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, और क्या है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, एक इनके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखा गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गोरखा काल में दास बच्चों को क्या कहा जाता था भाई, तो गोरखा काल में जो दास बच्चे होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको केटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, तो उनको केटी कहा जाता था भाई। गोरखा काल में दासों की प्रमुख बिक्री का केंद्र हरिद्वार था। और गोरखा काल में भैया दास बच्चों को केटी कहा जाता था भाई। और खेतों में काम करने वाले गुलामों को क्या कहा जाता था भाई, तो कैनी कहा जाता था। जो खेतों में काम करने वाले गुलाम होते थे उनको क्या कहा जाता था भाई, तो उनको कैनी कहा जाता था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन देने वाला है, अगर उसकी बात करें तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था भाई, तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रिशु जन का, किसका भाई, त्रिशु जन का शासन काल था भाई। किसका शासन काल था, तो त्रिशु जन का शासन था भाई वैदिक कालीन उत्तराखंड में। ठीक है, इससे जो बातें और याद रखनी है कि ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे। और जिसमें पुरु, तिशु और क्या था भाई, पुरु, तिशु और यदूत और तिशु और अनु, यही जन बाद में बड़े होकर जनपद बने और बड़े हुए तो फिर ये क्या बन गए, महाजनपद बन गए थे। इन 5 जनों में उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, कटहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमायूं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है भाई, तो किस ग्रंथ में आया है, तारीख मुबारक शाही में। किसमें भाई,
तारीख ए मुबारक शाही में कटहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश हुमायूं में भागने का उल्लेख हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का क्या नाम है भाई। जो टिहरी में परमार वंश है उनके 55वें राजा का क्या नाम है, तो सुदर्शन शाह है भाई। क्या नाम है, तो सुदर्शन शाह है भाई। पवार वंश में 60 राजाओं के द्वारा शासन किया गया था। कितने राजाओं के द्वारा शासन किया गया पवार वंश में, तो 60 राजाओं के द्वारा किया गया, जिसमें 37वें राजा अजयपाल, जिनका ताम्रपत्र हमें कहाँ से मिलता है, तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से हमें ताम्रपत्र देखने को मिलता है भाई। 34वें राजा कौन थे, तो 34वें राजा जगतपाल थे। और 43वें राजा कौन थे, तो बलभद्र शाह। इन्होंने अपने नाम के आगे भैया कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शाह की उपाधि धारण की थी। किसने, बलभद्र शाह के द्वारा। और कौन से ये राजा थे भाई, कितने नंबर के, तो 43 नंबर के राजा थे। और 34 नंबर के कौन थे, तो जगतपाल 34 नंबर के राजा हुए हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, मलारी गांव के महापाषाणकालीन समाधान से प्राप्त होते हैं भाई। मलारी गांव की खोज कब होती है, तो 1956 में मलारी गांव की खोज होती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसकी, मलारी गांव की। कब, 1956 में। किसके द्वारा, तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा खोज की गई है भैया। तो इसका आंसर क्या हो गया, मलारी गांव के महापाषाणकालीन समाधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, तो राजकुमारी ईश्वरा कौन भाई, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख लाखा मंडल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई, तो लाखा मंडल से प्राप्त हुए हैं। राजकुमारी ईश्वरा यह एक यादव वंश की राजकुमारी थी और इनका शिलालेख हमें लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। और इसी शिलालेख से यह पता चलता है कि लाखा मंडल वाले इलाके में यादवों यानी यदु वंश का शासन था भाई। यदुवंश के संस्थापक कौन हुए, तो श्री सेन वर्मन यदुवंश के संस्थापक हुए। और इनकी राजधानी क्या थी, तो सिंहपुर इनकी राजधानी थी भाई। लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है भैया। लाखा मंडल को क्या कहा जाता है, तो मूर्तियों का भंडार भी लाखा मंडल को कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पवटी के निकट बगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था, तो भैया ये फतेह शाह और किसके मध्य, गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था भाई। ठीक है, और ये कब होता है, तो 1688 में ये युद्ध होता है। कौन सा भाई, बगाड़ी का युद्ध कब होता है, तो 1688 में होता है। फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य होता है भाई। इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में देखने को मिलती है भाई। तो गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है कौन सी है, तो विचित्र नाटक है। और इस युद्ध का वर्णन भी हमें इसी नाटक में देखने को या इसी आत्मकथा में देखने को हमें मिलती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ था, तो चांदपुर गढ़ साम्राज्य जो स्थापित हुआ था भैया चमोली में। कहाँ पर, चलो चमोली में स्थापित हुआ था भाई। चांदपुर गढ़ परवार वंश की शुरुआती राजधानी थी और आटागढ़ तट पर यह पिंडर नदी की भैया किस तट पर है चांदपुर गढ़, तो आटागढ़ तट पर है। और आटागढ़ भी किसकी सहायक नदी है, तो पिंडर नदी की ये सहायक नदी है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी कौन होता था भाई, तो कौन होता था भाई, तो ये बिचारी होता था। कौन, बिचारी होता था भाई। गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी बिचारी कहलाता था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था भाई। कौन कौन से, चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो वो राजा थे भाई सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के द्वारा चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को भैया क्या करा गया था, अपने आश्रम में अपने दरबार में आश्रय दिया गया था। मौलाराम के बाद जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए वो चैतू व माड़कू थे। ये दोनों सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे
और ये भैया कृष्ण लीलाओं के चित्रकारी के लिए चैतु प्रसिद्ध था, और गीत गोविंद का चित्रण करने के लिए माड़कू प्रसिद्ध है भाई। आँख मिचोलू भैया किसकी ये चित्रकला है? तो माड़कू की चित्रकला है भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है भैया? ठीक है, उत्तराखंड में भैया किसके शासनकाल को भैया स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कतूरी साम्राज्य को। किसके भैया? कतूरी साम्राज्य के शासन को भैया हम उत्तराखंड में स्वर्ण युग रूप में जानते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है भैया। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो गुजुरू क्षेत्र है। कौन सा अभी? तो गुजुरू क्षेत्र है, और ये कहाँ भी? तो पौड़ी जनपद में है भाई। ठीक है, और कुमायूं का बारदोली भैया सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली गुजुरू क्षेत्र को कहा जाता है जो कि पौड़ी में है, और कुमायूं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है भाई। गुजुरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे भाई? तो ये राम प्रसाद नौटियाल थे भैया, गुजरू आंदोलन के प्रणेता भी। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, तो गोरखा न्याय शासन में साक्ष्यों के लिए गोरखा न्याय शासन में साक्ष्यों के किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी भाई? जो साक्षी होते थे उनको किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? तो हरिवंश पोथी की कसम दिलाई जाती थी भैया। किसकी? हरिवंश पोथी की कसम दिलाई जाती थी भाई। यह एक महाभारत का एक पार्ट था, और इसी की शपथ इनको दिलाई जाती थी भाई। ठीक है, पार्ट किसका था भाई? तो महाभारत का पार्ट होता था भाई ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया गया है भैया? तो अगर बात करें तो दिव्य न्याय की। किसकी भाई? तो दिव्य न्याय प्रणाली का भैया क्या क्या करा गया है भाई? तो प्रयोग किया गया है, साक्ष्यों के अभाव में किया गया है। और किसके शासनकाल में? तो गोरखा शासनकाल में। दिव्य न्याय का संबंध किससे होता था भाई? तो गोरखा न्याय से होता था भाई। कितने प्रकार के होते थे मुख्य रूप से? तो 3 प्रकार के होते थे, गोलादीप, कढ़ाई दीप और तराजू दीप होते थे भाई। गोलादीप में क्या होता था भाई? तो गर्म डंडा हाथ में दिया जाता था। अगर हाथ जल जाते थे तो भाई वो दोषी होता था, और नहीं जलते थे तो वो दोषी नहीं होता था। कढ़ाई द्वीप में क्या होता था भाई? गर्म तेल में हाथों को क्या करा जाता था भाई? डुबोया जाता था भैया, डाला जाता था। तराजू द्वीप में क्या होता था भैया? तो वजन किया जाता था। अगर वजन ज़्यादा होता था या कम होता था तो भैया क्या होता था? व्यक्ति दोषी कहलाता था। तभी तो ये 3 प्रकार के क्या थे भैया? गोरखा शासन काल में न्यायदीप थे भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था भाई? तो शाह पदवी को प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा बलभद्र शाह था। कौन था भाई? तो बलभद्र शाह था भाई। पवार वंश का संस्थापक कौन होता है? तो पवार वंश का जो संस्थापक होता है भाई वो कनक पाल होता है। कौन होता है भाई? कनक पाल पवार वंश का संस्थापक होता है भाई। पवार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता है? तो पवार वंश का सबसे प्रतापी राजा अजय पाल होता है भाई। बलभद्र शाह पवार वंश के 43वें राजा थे। कितने नंबर के राजा होते हैं भैया? 43वें नंबर के राजा होते हैं। और इनका शासनकाल कब से कब तक देखने को मिलता है हमें? तो 1575 से लेकर कब तक भाई? 1591 तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है भाई। और बलभद्र शाह ये अकबर के समकालीन थे। इनको शाह की उपाधि लोदियों के द्वारा दी गई थी भाई। अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने वाला शासक कौन था? तो बलभद्र शाह था। बलभद्र शाह का उल्लेख हमें अकबरनामा में देखने को मिलता है भाई। और अकबरनामा में इनका नाम बलराम शाह या राम शाह के नाम से किया गया है भाई। तो शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलभद्र शाह के द्वारा शाह की उपाधि धारण की गई थी। और कितने नंबर के राजा थे भी? तो 43वें नंबर के ये राजा होते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी भाई। तो कहाँ पर बुलाई गई थी प्रथम बैठक? तो डाडा मंडी में। कहाँ भाई? डाडा मंडी में बुलाई गई थी प्रथम बैठक। और डाडा मंडी कहाँ है भाई? तो पौड़ी में है। और ये बैठक कब होती है? ठीक है, डाडा मंडी अगर बात करें तो ये पौड़ी में है। अब बैठक होती है जो 1940 में। कब बैठक होती है भाई? 1940 में ये बैठक होती है भाई।
उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जगमोहन सिंह नेगी थे। और पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? तो भागीरथी देवी होती हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले जो आज का क्वेश्चन देने वाला है हमारा, कौन सा पुरास्थल अल्मोड़ा जिले में नहीं है भैया? ऐसा कौन सा पुरास्थल है इनमें से जो अल्मोड़ा जिले में नहीं है? तो मलारी गांव। ठीक है, कौन सा है भाई? मलारी गांव। लाखों गुफा की बात करें तो लाखों गुफा की जो खोज होती है वो कब होती है भैया? कब की जाती है भाई लाखों गुफा की खोज? तो 1969 में की जाती है। किसके द्वारा? एमपी जोशी के द्वारा खोज की जाती है। कब? एमपी जोशी के द्वारा भैया इसकी खोज की जाती है। और ये कहाँ भी है? तो अल्मोड़ा ज़िले के अंदर है। और ठीक है, किस नदी के तट पर है? तो स्याल नदी के तट पर है भाई। पेटशाल की खोज कौन करते हैं? यशोधर मठपाल के द्वारा पेटशाल की खोज की जाती है। कब? 1989 में की जाती है भाई। कब की जाती है भाई? तो 1989 में की जाती है भाई। लोथाप भैया, लोथाप में क्या होता है? लोथाप कहाँ है भाई? तो अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर मानव को शिकार करते हुए वह हाथों में हाथ डालकर डांस करते हुए दिखाया गया है भाई। मलारी गांव जो कि चमोली में है। ठीक है, मलारी गांव कहाँ है भाई? चमोली में है। इसकी खोज 1956 में होती है। और किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा खोज की जाती है। यहाँ पर क्या होता है अभी? यहाँ पर महापाषाणीय समाधान खोजे गए हैं भैया। ठीक है, तो कौन सा पूरा स्थल है जो अल्मोड़ा जिले में नहीं है? तो मलारी गांव। और मलारी गांव कहाँ है भाई? तो चमोली जिले में है भाई। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।